हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में AIB एग्ज़ाम 2020-21 के बारे में जानेंगे कि कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को कैसे पास किया जा सकता है। वैसे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके भी आप कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसके अलावा आप AIB एग्ज़ाम के सिलेबस के आधार पर निम्नलिखित टॉपिक्स को फॉलो करके भी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। सिलेबस के अनुसार सबसे ज़्यादा फोकस आपको निम्नलिखित सब्जेक्ट पर करना है, जैसे कि संवैधानिक विधि से कुल 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860, इससे कुल 8 प्रश्नों को पूछा जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से भी 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से भी 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से 8 प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, संवैधानिक विधि, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा आप पारिवारिक विधि पर भी फोकस कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ आते हैं। इसके अलावा सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इन 5 सब्जेक्ट पे करना है। कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस पे, क्योंकि जनरल कैंडिडेट के पास होने के लिए 40 नंबर लाने होते हैं और SC कैंडिडेट को पास होने के लिए कुल 35 मार्क्स लाने होते हैं। तो इनको सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इन 5 सब्जेक्ट में आपको कुल 46 मार्क्स हैं, और जो कि पारिवारिक विधि को मिलाकर के 54 मार्क्स होते हैं। आपको कुल 40 ही मार्क्स पास होने के लिए लाने हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो देखते हैं AIB टेस्ट पेपर 4 को। मॉडल टेस्ट पेपर 4 है AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिसीवरों की नियुक्ति संपत्ति हेतु कब की जा सकती है? तो आंसर डी है, विचारणा न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होने पर डिग्री के पहले या बाद में रिसीवरों की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पुनर्विलोकन रिव्यू किया जा सकता है? उस न्यायालय द्वारा जिसने निर्णय पारित किया है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। ये पहली बार वोहनम के बाद में उद्धृत किया गया था, लॉर्ड कोक के द्वारा किया गया था। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, अंकिंचन व्यक्ति संबंधी प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता में उपबंधित हैं। तो आंसर डी है, ऑर्डर 33 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 8-9 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किसके द्वारा विवादों के वैकल्पिक समाधान हेतु सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के संबंध में बात करता है? किस संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया है? 1999 के द्वारा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, न्यायमूर्ति रामानंदन समिति संबंधित है, क्रीमी लेयर से संबंधित है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ है? तो 2002 1 जुलाई 2002 से प्रवृत्त हुआ है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, डिक्रीदार से विपरीत ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है, जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। तो ये दोनों सही हैं। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा बात दीवानी प्रकृति का बाद है? तो अपकृत की दशा में क्षतिपूर्ति का बाद, ये भी दीवानी प्रकृति का बात है। घोषणा संबंधी बात, ये भी दीवानी प्रकृति का बाद है। लेखा के लिए बात, तो आंसर डी है, उपयुक्त सभी दीवानी प्रकृति के बाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अतिरिक्त बात के वर्जन के संबंध में प्रावधान दिया गया है? तो धारा 12 में किया गया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 37 के अंतर्गत प्रमाणकर्ता अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को निलंबित कर सकता है यदि अभिदाता इसके लिए प्रार्थना करता है, लोकहित में है। तो आंसर आपका 3 और 4 ये सही है, तो इसके अनुसार आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध है? हैकिंग, बार्म आक्रमण, वायरस आक्रमण, ये सभी साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के संबंधी उपबंध दिए गए हैं? अनुच्छेद 131 में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार जो कि ओरिजिनल जुडिक्शन है, अनुच्छेद 131 में दिया गया है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस बात में धारित किया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और किस बात में उसे उलट दिया है? तो इनरी बेरुबारी बनाम भारत संघ के बाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आंसर आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और विनयन संबंधी मूल अधिकार को किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 में दिया गया था, जो कि मूल अधिकार के रूप में था, और इसको अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है संपत्ति को। अब ये मूल अधिकार नहीं रह गया है।
जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में निरस्त कर दिया गया है। तो आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, संविधान की उद्देशिका में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। तो 15 सब क्लास 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 सब क्लास 4 है। आंसर ए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, नेमो डेविड विश्व एक्सरी सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। तो आंसर आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है, किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध जारी किया जाता है। उससे ये पूछा जाता है कि किस आधार पर उसने पद को धारण किया है। तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित हैं, संसद में सन्निहित हैं अवशिष्ट शक्तियों को अनुच्छेद 248 में बताया गया है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। तो ये आते हैं प्रारंभिक अधिकारिता में अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, रमन को राजू के घर की चाबी मिलती है जो कि राजू से खो गई थी। रमन राजू के घर को खोलने के बाद उसमें प्रवेश कर गृह अत्याचार करता है। यहाँ रमन ने अपराध किया है, तो यहाँ रमन ने गृह भेदन का अपराध किया है भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंतर्गत। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्यपहरण के अपराध में अवश्य की सम्मति है, पूर्णतया तत्वहीन है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के लिए दृष्टांत है, विधि की उपधारणा है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, दांडिक वादों के अन्वेषण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय में दिया गया है। तो अध्याय 12 में दिया गया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 बी का अंतःस्थापन किस निर्णय के आधार पर हुआ था। तो डी के वासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के आधार पर हुआ था 41 बी का अंतःस्थापन। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अविभाज्य सौदेबाजी उन्हीं अपराधों के संबंध में लागू होती है जिनमें कि 7 वर्ष तक के कारावास का दंड निर्धारित है, उनमें प्ली बार्गेनिंग का प्रिंसिपल लागू होता है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मजिस्ट्रेट द्वारा संस्तुति एवं वक्तव्य ग्रहण करने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दी गई है। तो धारा 164 में दी गई है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश एवं बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है यदि वे किसी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी के दौरान बाधा उत्पन्न करता है या जो फरार है या विधिपूर्ण अभिरक्षा से फरार होने की कोशिश करता है। ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिए गए हैं। तो ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ई में दिए गए हैं। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कोई पत्नी अपने पति से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वे अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है तो ये अधिकारी होगी। यदि वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तब भी वो अधिकारी होगी। यदि वे अपने पति के साथ रहने से इस आधार पर इनकार करती है कि वह अकेला लगता है तब भी वो अधिकारी होगी। यदि वो जारता की दशा में रहती है तो वे अधिकारी नहीं होगी। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, संज्ञेय अपराध से विपरीत है ऐसा अपराध जिसमें एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये गलत है। एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें कि एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो आंसर ये सही हो जाएगा। और संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर प्रश्न के अनुसार ए सही। असंज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता है तो ये अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है कुल मिला के 15 दिन की होगी। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के दंडनीय अपराध के लिए परिसीमा काल विहित है 3 वर्ष के लिए। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वे तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है। हाँ, दे सकता है। भारतीय दंड संहिता
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 103 के अंतर्गत। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आपराधिक न्याय भंग संबंधित है केवल चल संपत्ति से, केवल अचल संपत्ति से, चल एवं अचल दोनों संपत्तियों से आपराधिक न्याय भंग संबंधित है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है यदि हमलावर का कृत्य ऐसी प्रकृति का है कि वह मृत्यु की आशंका उत्पन्न करता है, तब भी प्राप्त है। घोर उपपत्ति की आशंका उत्पन्न करता है, तब भी प्राप्त है। बलात्संग करने का आशय स्पष्ट करता है, तब भी प्राप्त है। तो उपयुक्त सभी मामलों में व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत प्राप्त है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन है तथ्य का एक प्रश्न है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगे के अपराध के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 2 है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, ए जेठ की सम्मति के बिना उसके कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से ले लेने के आशय से जेठ की भूमि पर लगे वृक्ष को काट डालता है। ए किस अपराध के लिए दोषी है? ए ने जैसे ही जेठ की सम्मति के बिना उसके खेत से वृक्ष को जड़ से काट कर अलग कर दिया, ए ने चोरी का अपराध किया है। आंसर ए सही है। जब तक कि पेड़ कटकर अलग नहीं होता तब तक वो चोरी का विषय नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पेड़ जड़ से कटकर अलग हो जाता है वह चोरी की विषय वस्तु हो जाता है। तो आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, स्वीकृतियां एडमिशंस निश्चायक सबूत नहीं होती किंतु विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 स्पष्ट प्रावधान करती है कि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। तो आंसर बी सही हो जाएगा धारा 31 के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विशेष प्रावधान दिया गया है? तो 65A में दिया गया है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा की जा सकेगी? धारा 113B के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में भी प्रावधान दिया गया है दहेज मृत्यु के संबंध में और एविडेंस में 113B में। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विबंध पर है? तो पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर का वाद विबंध के सिद्धांत से संबंधित है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञों की राय है सहायक और संपुष्ट प्रकृति का एक साक्ष्य है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मृतक व्यक्ति का कथन किस प्राविधान के अंतर्गत सुसंगत है? तो मृतक व्यक्ति का कथन 32(1) के अंतर्गत सुसंगत होता है। इसमें 32(4) दे रखा है, गलत है। आंसर सी सही हो जाएगा। 32(1) के अंतर्गत निम्न में से कौन सह अपराधी नहीं है? एक रिश्वत देने वाला व्यक्ति सह अपराधी नहीं है, एक गुप्तचर सह अपराधी, एक रिश्वत देने वाला व्यक्ति भी सह अपराधी नहीं होता है, गुप्तचर भी सह अपराधी नहीं होता है। सह अपराधी होती है चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति सह अपराधी हो सकता है, लेकिन इसमें ये पूछा गया कि कौन सह अपराधी नहीं है, तो एक गुप्तचर सह अपराधी नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है। इसमें एक वेश्या सह अपराधी हो सकती है, बाकी ये तीनों सह अपराधी नहीं है। जबकि क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि इसमें से कौन सह अपराधी है, तो एक वेश्या सह अपराधी होती है। उसके आधार पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कम से कम कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है? किसी भी मामले के तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्यों की संख्या को निश्चित नहीं किया गया है। कितनी भी संख्या हो सकती है, कोई विशेष संख्या नहीं है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ए का भतीजा घर से लापता हो गया। उसने अपने सेवक को अपने भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा। जब सेवक उसे ढूंढने चला गया उसके बाद ए ने घोषणा की कि जो भी उस व्यक्ति लापता बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सेवक जब उसे ढूंढ कर लाया तब उसे इनाम के बारे में ज्ञात हुआ, तब उस सेवक उस इनाम के लिए बाद लाया, लेकिन वह असफल हो गया। यह धारित किया गया कि सेवक इनाम का हकदार नहीं है, क्योंकि जब वह बच्चे को ढूंढ कर लाया तब उसे इनाम के बारे में ज्ञात नहीं था। उस बात का क्या नाम था? उस बात का नाम था लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, एक संविदा दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य एक करार है जिसका आशय विधि की परिवर्तनीयता है, इन्फॉर्सिबिलिटी है, और ये एक पक्ष की स्वीकृति के द्वारा जिसे कि दूसरे पक्ष ने किसी कार्य को करने या व्रत रहने का प्रस्ताव किया है से संविदाकृत है। ये किसका कथन है? तो ये हॉल्सबरी का कथन है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत एक बाद लाया जा सकता है प्रबंधक के द्वारा। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, एक अभिकरण का पर्यावसान किया जा सकता है, तो पक्षकारों के मध्य के करार के द्वारा किया जा सकता है, अभिकर्ता के व्यंजन के द्वारा किया जा सकता है, अभिकरण का व्यवसाय पूर्ण होने पर उपयुक्त सभी के द्वारा अभिकरण का पर्यावसान किया जा सकता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53,
किस प्रकार की क्षति क्षतिपूर्ति की संविदा द्वारा आच्छादित नहीं है? दुर्घटना से उत्पन्न क्षति जैसे आग या समुद्री जोखिम। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अंतर्गत कौन सी संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती है? अधिष्ठायी संपत्ति के अतिरिक्त एक सुखाधिकार ये भी अंतरित नहीं किया जा सकता है। संपत्ति में एक हित जो जिसके स्वामी को उसके उपयोग से प्रतिबंधित करता है ये भी अंतरित नहीं किया जा सकता है। भविष्य के भरण पोषण का अधिकार किसी भी ढंग में सुरक्षित या निर्धारित है, इसको भी अंतरित नहीं किया जा सकता है। तो आंसर डी है, उपरोक्त सभी को अंतरित नहीं किया जा सकता है धारा 6 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, निम्न में से कौन सा अधिनियम साम्य पर आधारित है? तो विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम 1963 का अधिनियम जो है कि है साम्य इक्विटी पर आधारित है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, भूल के आधार पर संविदा शून्य बनती है, भूल हो सकती है तथ्य की विधि की नहीं। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा विधिक सेवा समिति के गठन का प्रावधान करती है? धारा 9, धारा 10, धारा 9A प्रावधान करती है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हो सकेगा यदि यह नई या वास्तविक नहीं है, आवेदन करने के पूर्व ही लोग प्रदर्शित कर दी गई है, ज्ञात डिजाइन से ज़्यादा भिन्न नहीं है। आंसर डी है, या तो ये, या तो बी, या तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कॉपीराइट अतिलंघन के मामले में अतिलंघन की तिथि से कितने वर्षों के भीतर लाया जा सकता है? तो 3 वर्षों के भीतर। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, खाक सुरक्षा के रक्षा उपाय के लिए विशेष उपबंध भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की किस धारा में दिए गए हैं? तो धारा 10 में दिए गए हैं। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होता है जल सिंचाई और जल संरक्षण के संबंध में स्वास्थ्य देखभाल परियोजना से प्रभावित कुटुंबों की परियोजना के लिए उपयुक्त सभी के मामलों में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, पत्र को रिट मानकर किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कार्रवाई की थी? बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में पत्र को मान करके उच्चतम न्यायालय ने कार्रवाई की थी। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, किस बात में निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है? यह है HM हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली, हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य। उपरोक्त सभी मामलों में तो किस बात में निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है? HM हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? तो 5 प्रकार की, बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कब उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार प्रदान करने से मना कर सकता है? विलंब हुआ हो, दुर्भावनापूर्ण याचिका हो, निष्फल याचिका हो। तो उपरोक्त सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय 32 के अंतर्गत उपचार प्रदान करने से मना कर सकते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, आयकर अधिनियम के अर्थांतर्गत एक व्यक्ति है, उपरोक्त का प्रत्येक अधिनियम के प्रयोजनार्थ। आंसर डी है। स्थानीय प्राधिकारी, कंपनी, एक फर्म सभी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, आय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, व्यक्तिगत लाभ। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, आय अधिनियम की धारा 136 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों के समक्ष की जा रही कार्रवाइयाँ मानी जाएंगी, न्यायिक कार्रवाइयाँ मानी जाएगी। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, संपदा कर अधिनियम की किस धारा में बोर्ड को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो धारा 46 के अंतर्गत। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल अपकार है? अपकृत्य, संविदा भंग, न्यायिक भंग। उपरोक्त सभी सिविल अपकार हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, बिना हानि के क्षति सूत्र भारत में किस बात में लागू किया गया है? तो म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा बनाम असरपी के मामले में। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, स्मिथ बनाम बेकर का वाद संबंधित है सम्मति से। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त है राज्य सरकार को। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रवृत्त हुआ है 1986 में। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाय संघों पर निम्न में से कौन प्रावधान लागू नहीं होते हैं? तो सहकारी समितियां अधिनियम 1912 के, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो ए बी दोनों। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यतः निम्न में से किसके आवश्यकता की पूर्ति के लिए है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, तालाबंदी से तात्पर्य है नियोजन स्थान को पूर्ण रूप से बंद किया जाना, काम का निलंबन किया जाना, नियोजक द्वारा अपने कर्मकारों को नियोजन में लगाने से इनकार किया जाना। उपरोक्त सभी तालाबंदी के बिंदु हैं। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, बालकों के लिए कार्य के समय के अंतर्गत कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 3 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, प्रशासनिक अधिकरण का कार्य है
न्यायिक कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारतीय संविधान के अंतर्गत रिट निकालने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को। तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त विधेयक पारित किया था? तो उड़ीसा राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त को पारित किया है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, निम्न में से कौन कुरान का मुख्य स्रोत नहीं है? कुरान, सुन्नत, उर्फ कुरान का स्रोत नहीं है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम स्त्री कब भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? तो विवाह के दौरान, विवाह विच्छेद होने पर। ए बी दोनों परिस्थितियों में कर सकती है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, मुस्लिम विवाह में साक्षी की आवश्यकता पड़ती है? 2 पुरुष 1 पुरुष 2 स्त्री। आंसर है ए या बी में से कोई भी एक होना चाहिए, या 2 पुरुष हों या 1 पुरुष 2 स्त्री हों। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, एक व्यक्ति मुस्लिम है या तो जन्म से या धर्म परिवर्तन के द्वारा। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, एक वैध दत्तक ग्रहण को रद्द किया जा सकेगा, ना तो दत्तक ग्रहीता पिता के द्वारा और ना ही माता के द्वारा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों, यहूदियों को लागू नहीं होता है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, निम्नलिखित में से संबंध निश्चित कोटि के अंतर्गत आते हैं? भाई बहन, चाचा भतीजी, चाची एवं भतीजा, उपरोक्त सभी जो हैं निषिद्ध कोटि के अंतर्गत आते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? 25 अगस्त 1956 को। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत हैं? श्रुति एवं स्मृति, भाष्य एवं टीका, प्रथा, उपरोक्त सभी। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, कंपनी अधिनियम की धारा 12 के अधीन असीमित कंपनी किसे कहा जाता है? जिसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है उसे असीमित कंपनी कहा जाता है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, कंपनी अधिनियम के अधीन शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो शेयर पूर्वाधिकार शेयर होते हैं, प्रेफरेंशियल आस्थगित शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, इनको समतांश कहते हैं। तो उपरोक्त सभी शेयर होते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, राज्य विधि परिषद के सदस्यों के पद की कालावधि है 5 वर्ष। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, अनुशासनिक समिति प्रत्येक विधि परिषद के द्वारा गठित की जाती है? सही है। 3 व्यक्तियों को समाविष्ट करती है, जो कि 2 चयनित सदस्य एवं 1 संयोजित होता है। तो आंसर आपका ए बी मिलाकर के सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, विश्व में प्रथम बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व में प्रथम बार पृथ्वी दिवस को मनाया गया था 1970 ईस्वी में। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, पर्यावरण अधिनियम 1996 किस दिनांक से प्रवृत्त हुआ है? तो 19 नवंबर 1986 से। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, मध्यस्थतम पंचाट में किसी लिपिकीय टंकण या संगणात्मक त्रुटि को शुद्ध करने के लिए विहित परिसीमा अवधि है 45 दिन। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, सुलहकर्ता की संख्या होगी 2 या 3 यदि पक्षकारगण सहमत हों या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, सुलहकर्ता किन प्रावधानों से बाध्य होगा? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर सुलह करते जो होंगे वो बाध्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्रीय सरकार में निहित है। तो आंसर ये सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा एवं लगा है और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके अलावा अन्य लॉ के एग्जाम के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।